Hi friends, welcome back. Now bacha, we are starting with, this is lecture 3 of CMA Foundation Accounts. So दोस्त, हम लोग CMA Foundation Accounts का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर है कंसाइनमेंट. तो पहले एक रैपिड ओवरव्यू कि लास्ट क्लास में क्या करा था हमने बच्चा. लास्ट क्लास में बच्चा हमने 3 टर्म्स करी थी. मैंने आपको बताया था वी हैव डिड 3 टर्म्स. एक हमारे पास था एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट. मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है नॉन रेकरिंग, एक होता है रेकरिंग. नॉन रेकरिंग खर्चे जितने भी गुड्स कंसाइनर के गोडाउन से निकलकर कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने तक के सारे खर्चे वो हमारे नॉन रेकरिंग होते हैं. उसके बाद कंसाइनी के पास एक बार जब गुड्स पहुंच जाते हैं उसके बाद के सारे खर्चे हमारे कौन से हो जाते हैं, रेकरिंग. ओके, ये करने के बाद देन वी से भाई हमारे पास एक टर्म थी जिसको मैं आपको बता रहा था, कमीशन. कमीशन जो होती है दैट इज सॉर्ट ऑफ अ रिवॉर्ड विच इज गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर हिज सर्विसेज. सो कमीशन हमारे पास 3 फॉर्म्स में चलती थी. एक था ऑर्डिनरी कमीशन, सेकंड वाज डेल क्रेडे कमीशन एंड द थर्ड इज ओवरहेडिंग कमीशन. ऑर्डिनरी कमीशन क्या होती थी बच्चा, याद रखना, इट्स जस्ट नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स. तो हमारी जो एक नॉर्मल कमीशन सेल्स पर होती है उसको हम ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं. डेल क्रेडे कमीशन क्या होती है बच्चा, एक्स्ट्रा कमीशन जो बैड डेब्ट्स की गारंटी के लिए दिया जाता है. सो मैं एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, एक्स्ट्रा कमीशन जो बैड डेब्ट्स के लिए दिया जाता है. ठीक है, इस केस में बैड डेब्ट कंसाइनी बेयर करता है. ओवरहेडिंग कमीशन जो एक्स्ट्रा कमीशन सेल्स को प्रमोट करने के लिए दी जाती है, सेल्स को प्रमोट करने के लिए दी जाती है. देन वी हैव एडवांस ऑन कंसाइनमेंट. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी आस्किंग व्हाट इज एडवांस ऑन कंसाइनमेंट. एडवांस ऑन कंसाइनमेंट बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया था, समटाइम्स कंसाइनी pays some advance as a security deposit to consignor to start the business with consignor, right? तो वो एडवांस लेटर ऑन जाकर अकाउंट सेल्स में एडजस्ट हो जाता है. तो हमने ये सारी बातें सीखी थी. ओके, आज हम लोग लेक्चर 3 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडा समझने जा रहे हैं. लेक्चर 3 के अंदर हम लोग यहां पर आज करेंगे बेटा टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एज फंडाज ऑफ कंसाइनमेंट. ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगा दोस्त आप लोग प्रॉपर हेडिंग लिख लें. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडाज ऑफ कंसाइनमेंट. सी, कंसाइनमेंट का कोई भी टॉपिक, कंसाइनमेंट का कोई भी पार्ट इन फंडास के बगैर आप नहीं कर सकते. इफ यू हैव टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू नीड टू नो अबाउट दीज फंडास. तो ये जो फंडास हैं ये एसेंशियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये फंडास कौन कौन से हैं? सी गाइज, हमारे पास 3 फंडास होते हैं जो आपने समझने हैं, राइट? सो वी हैव 3 फंडास विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब बच्चा बोलेगा सर 3 फंडास कौन कौन से? सो हम लिखेंगे दोस्त, पहला फंडा हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. तो ये हमारा पहला फंडा है दोस्त, इसको कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक को वी ऑल्सो कॉल इट एज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. आप वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कह लीजिए या आप स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कह लीजिए, इट्स वन एंड ऑल द सेम थिंग. ओके, सेकेंड होता है, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस. सो दोस्त ये सारे फंडास को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज हमारे सीएमए के अंदर ये चीजें काफी रेलिवेंट है. दैट इज नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस. एंड द थर्ड पार्ट जिसको हम कहते हैं, दिस इज एक्चुअली नोन एज इनवॉइस प्राइस मेथड. ओके, सो ये 3 फंडास हमने डिस्कस करने हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे. तो याद रखना, जो पहली 5 टर्म्स कराई थी और उसके बाद ये 3 फंडास हमने करे हैं, तो ये है जब हम आगे चल के कंबाइन कर लेंगे, राइट? सो एक बार इसको प्यार से दोस्त मार्क कर लेते हैं, याद रहेगा
पहला है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। दूसरा है मेरे बच्चा नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस, आप आराम से नोट कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तीसरा है इनवॉइस प्राइस मेथड। ओके, आई होप इट्स नोटेड। सो बच्चा हम लोग आते हैं सबसे पहले फर्स्ट फंडा पे। तो चलिए हम यहां पे शुरू करने जा रहे हैं फंडा नंबर 1। अब फंडा नंबर 1 क्या है बच्चा? इट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो है इसका दूसरा नाम है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसको हम अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं या इसको हम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी बोलते हैं। अब बच्चे के मन में पहला सवाल, सर ये क्या चीज होती है? ठीक है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्या है, या आप कह सकते हो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक क्या है? समझिए मेरी बात को, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करते हैं बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एक कंसाइनर है, ठीक है जी। मान लीजिए उसने 1000 यूनिट्स मिस्टर बी को सेंड करे। उसने क्या करा दोस्त? उसने 1000 यूनिट मिस्टर बी को सेंड करा, चलो कर दिया। अब उसने 1000 मिस्टर बी कंसाइनी को सेंड करा। चलो मिस्टर बी ने क्या करा? उसने सोल्ड करे 800 यूनिट्स। उसने सोल्ड करे 800 यूनिट। अच्छा, अब मान लीजिए साल खत्म हो गया दोस्त, समझ लो कि आपका ईयर एंडिंग हो गया, अकाउंट्स क्लोजिंग की बारी आ रही है। 200 यूनिट आज भी अनसोल्ड है। सो ये अनसोल्ड है, मतलब अभी तक ये कंसाइनी नहीं बेच पाया। कंसाइनी वॉज नॉट एबल टू सेल दीज 200 यूनिट्स। याद रखना दोस्त, कंसाइनी वॉज नॉट एबल टू सेल दीज 200 यूनिट्स। नाउ if consignee is not able to sell these 200 units, these 200 units are called as stock on consignment, या इसको हम कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक या अनसोल्ड गुड्स। एक बात याद रखना, दिस इज अनसोल्ड गुड्स लाइंग विथ कंसाइनी। ये कंसाइनी के पास गुड्स पड़े होते हैं, लाइंग विथ कंसाइनी। तो बच्चा इसको प्रॉपर्ली नोट कर ले, इसे ही स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कहा जाता है, या आप कह सकते हो बच्चा अनसोल्ड गुड्स बच्चा लाइंग विथ कंसाइनी। तो बेसिकली दोस्त ये वो गुड्स हैं जो कंसाइनी के पास पड़े होते हैं, ठीक है, जो कंसाइनी के पास रहते हैं। और आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि ये बेसिकली गुड्स साल के एंड में अनसोल्ड है। अब मुद्दा आता है कि सर इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो, इसकी वैल्यूएशन का बड़ा आसान सा फंडा है, बहुत ही सिंपल फंडा है। इसको कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब सवाल उठता है दोस्त कि आपने अनसोल्ड स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने अनसोल्ड स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करना है, यह तो पता लग गया बच्चा कि अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है, ठीक है। एक बात याद रखना, ये एक्चुअली में गुड्स जो हैं, दीज आर, आई एग्री, लाइंग विथ कंसाइनी, बट हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? इट बिलोंग्स टू कंसाइनर। ये गुड्स कंसाइनर के होते हैं, ये बातें याद रखना। ये कंसाइनर के गुड्स होते हैं विच आर लाइंग विथ कंसाइनी। मतलब सपोज मैं कंसाइनर हूं तो मेरे गुड्स कंसाइनी के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे गुड्स विच आर लाइंग विथ कंसाइनी, ओके। अब पॉइंट यह आता है दोस्त कि अनसोल्ड स्टॉक क्या चीज है। चलिए हम बात करते हैं। इसकी वैल्यूएशन निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है। इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स प्लस proportionate non-recurring
expenses of consignor and consignee। अब आपको पता लगेगा, जो मैं कल आपको अपना जो पिछला लेक्चर है लेक्चर 2 में इतना स्ट्रेस दे के बता रहा था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस, आपको अब जाके पता लगेगा कि सर उस टाइम पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे थे। अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन में याद रखना मेरे भाई, वी ओनली कंसिडर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। सो आई रिपीट फॉर द वन लास्ट टाइम, अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन में we will only consider non-recurring expenses, not the recurring one, ठीक है। एंड ये प्रोपोर्शनेट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। हम जब इसको टोटल करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आता है टोटल, और इस टोटल को ही हम कहते हैं वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इस टोटल को ही हम कहते हैं वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। So this total is basically called as value of unsold stock. Now the question arises, sir ये proportionate क्या होता है? The question arises my dear friend कि what is this proportionate? इसके बारे में बात करते हैं बच्चा। अगर हम बात कर रहे हैं proportionate, okay, so ये proportionate क्या है? Proportionate का मतलब होता है जो भी unsold quantity है, ठीक है, उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना है। मैं रिपीट करूंगा, जो भी अनसोल्ड क्वांटिटी है उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना है। ओके, सो बच्चा ये फॉर्मूला याद रखना, एक बार अपने सामने ये फॉर्मूला पूरा रख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बहुत रेलेवेंट है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, इसका टोटल करा, ये आता है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब बच्चा बोलेगा सर प्रोपोर्शनेट क्या होता है? बच्चा प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनसोल्ड क्वांटिटी ओवर टोटल क्वांटिटी, ठीक है, अनसोल्ड क्वांटिटी ओवर टोटल क्वांटिटी। तो अब इस केस में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि एक्चुअली में अनसोल्ड स्टॉक होता क्या है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, एक्स ऑफ लुधियाना कंसाइंड 1200 बैग्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9,000 per bag to Y of Delhi. X paid 15,000 freight, इंश्योरेंस 3,000, Y paid ऑक्ट्रॉय ₹5,000, कार्टेज 200, कार्टेज 200। Y also spent ₹7,000 on insurance, 18,000 on godown rent, and 10,000 as salaries to salesmen, 10,000 as salaries to salesmen. Okay, Y sold 800 bags compute value of
अनसोल्ड स्टॉक, कंप्यूट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। बेटा अब इसमें ना एक बड़ा सिंपल सा फंडा दिमाग में रखो। क्या चीज है, जैसे एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, आपके सामने सारा क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट करा है। एक्स ऑफ लुधियाना कंसाइन करता है भाई 1200 बैग्स ऑफ शुगर, ठीक है, 9000 पर बैग की कॉस्टिंग है वाई ऑफ दिल्ली। तो आपको समझ में आएगा मेरे बच्चा कि एक्स है कंसाइनर और वाई है कंसाइनी। सो दोस्त याद रखिएगा, एक्स है कंसाइनर और वाई है कंसाइनी। ओके, अब एक्स ने क्या करा, 15,000 रुपए उसने पे कर दिया आपको फ्रेट। इंश्योरेंस आपके पास आ गया 3000 का। वाई ने क्या करा दोस्त, ऑक्ट्रॉय पे करा 5000 का और कार्टेज पे करा 200 का। तो याद रखना, एक्स ने पे करा 15,000 फ्रेट, इंश्योरेंस आ गया 3000 का, वाई ने पे करा ऑक्ट्रॉय 5000, कार्टेज 200। सर आपने इसको मार्क क्यों करा? बेटा ये सारे नॉन रेकरिंग है, ये सारे नॉन रेकरिंग है। अब आपको कैसे पता लगेगा ये नॉन रेकरिंग है? जरा दिमाग लगाइए। एक्स ने पे करा 15,000 रुपया फ्रेट, इंश्योरेंस 3000। अगर आप सोचोगे, मैंने आपको एक बात बताई थी, नॉर्मली कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। सो याद रखना दोस्त, हमने ये बात पहले ही डिस्कस करी थी कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। ओके, अब वाई ने पे करा ऑक्ट्रॉय 5000, कार्टेज 200। अब यहां पर जब आप बात कर रहे हो वाई ने पे करा ऑक्ट्रॉय 5000, कार्टेज 200, इसका मतलब ये हो गया कि ये वो खर्चे हैं, ऑक्ट्रॉय और कार्टेज, ये वाई के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, ये वाई के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं। ये वो खर्चे हैं जो उसने गुड्स गोडाउन में पहुंचाने के पहले पहले करे हूं। आप याद करेंगे मेरे एग्जाम्पल्स, तो कल की क्लास का रेलेवेंस आपको आज पता लगेगा, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक में हमने सिर्फ और सिर्फ नॉन रेकरिंग खर्चे लेने होते हैं। बच्चा याद रखना, गोडाउन में गुड्स पहुंचने के पहले पहले खर्चे। ओके, वाई ने स्पेंड करा 7000 इंश्योरेंस। अब थोड़ा सा इसकी मार्किंग चेंज करते हैं। तो दोस्त अब जैसे इसकी बात कर रहे हैं 7000 इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस गोडाउन में गुड्स पहुंचने के बाद होती है। 18,000 गोडाउन रेंट, ये गुड्स पहुंचने के बाद होता है। 10,000 सैलरीज टू सेल्समैन, ये सारे हमारे रेकरिंग खर्चे हैं। याद रखना, इसको अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन में नहीं लेना। So these are all my recurring expenses. So we will not consider these expenses for the calculation of unsold stock. So I repeat for the one last time, we will not consider these expenses for the calculation of unsold stock. Okay. Now, next, Y ने बेचे 800 बैग्स। अच्छा, अब सोचो 1200 बैग्स भिजवाए थे, ठीक है, 1200 बैग्स भिजवाए थे। व्हाट इज द अनसोल्ड क्वांटिटी? 1200 में से 800 बैग्स आपने सेल कर दिए, तो 400 बैग्स आपके पास अनसोल्ड है, राइट? 400 बैग्स आपके पास अनसोल्ड है। तो ये बच्चा फंडा दिमाग में रखो, 400 बैग्स आपके पास अनसोल्ड है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन पार्ट। अब जैसे अगर आप यहां पे डिस्कस करते हो, हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चा, कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स 400 बैग्स at the rate of 9,000, this works out to be 36 lakh. 400 bags at the rate of 9,000, this works out to be 36 lakh. Okay, तो पहले फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। तो हमारे पास 400 बैग्स एट द रेट ऑफ रुपीज 9,000, बिकॉज द कॉस्ट प्राइस पर बैग इज 9,000 रुपीज। सो बच्चे बेटा इसको चेक कर लेना, कॉस्ट प्राइस पर बैग इज 9,000 रुपीज, डोंट फॉरगेट दिस बच्चा। फिर इसमें आता है प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। सर मार्क करते हैं, कंसाइनर के बच्चा हमारे पास एक है 15,000, ये देखिए, प्लस 3,000। सो कंसाइनर के खर्चे हैं हमारे पास 18,000। ओके,
18,000। नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट होता है बेटा आपके अनसोल्ड क्वांटिटी ओवर टोटल क्वांटिटी, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन करना। मतलब एक्चुअली में अगर आप लॉजिकली चेक करो तो ये 18,000 जो आपने एक्सपेंस करा ये आपने 1200 बैग्स के लिए करा होगा। आपको 400 बैग्स का सिर्फ चाहिए, आपको 400 बैग्स का चाहिए, तो 400 बैग्स के हिसाब से दिस वर्क्स आउट टू बी 6,000। ओके, नाउ व्हाट अबाउट कंसाइनी माय डियर फ्रेंड्स? कंसाइनी का क्या बच्चा? यहां पर देखोगे ऑक्ट्रॉय 5000, कार्टेज 200, so that works out to be 5200 multiplied by 400 over 1200, 400 over 1200, so ये मेरे पास आता है 1733। अब इसको सबको टोटल करना है, बिकॉज जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स प्लस proportionate non-recurring expense of consignor and consignee. So what is proportionate? Proportionate is quantity unsold, unsold is 400 divided by total quantity that is 1200। तो जब हमने इसको करा तो हमारे पास ये आता है 3607733। This is the value of unsold stock। सो बच्चा ये हमारे पास क्या आता है? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सो गाइज मेक थिंग्स वेरी क्लियर इन योर माइंड, दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, दैट्स 3607733। ये मेरे पास आता है बच्चा, राइट। सो बच्चे इस चीज को दिमाग में रखना, और ये कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आगे चल के हमारे हर क्वेश्चन का एक एसेंशियल पार्ट बन जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड रिगार्डिंग दिस, बिकॉज ये आगे चल के हमारे हर क्वेश्चन का एक एसेंशियल पार्ट बन जाएगा, दैट इज 3607733। ओके, आई होप गाइज इट इज क्लियर, बट द पॉइंट इज बच्चा वी हैव अ पंगा। सर पंगा? हाँ जी बच्चा, पंगा है यहां पर एक। पंगा क्या है? अभी सुनिए, इस पंगा को हम कहते हैं मार्केट प्राइस का जलवा। क्या बोलते हैं दोस्त? इसे कहा जाता है मार्केट प्राइस का जलवा। सर क्या जलवा है इसके अंदर? सुनो, अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ना मार्केट प्राइस दिया होता है, तो आप इसके साथ साथ एक छोटा सा नोट लिख लेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स मार्केट वैल्यू of the goods is also given in question. In such a case, we first compute value of unsold stock with cost price, then also compute NRV. NRV is called as net realizable value. Of unsold stock. And select lesser of the two. So what does it mean? See guys, क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन में हमें ना गुड्स की मार्केट वैल्यू दी होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है जिसको कहते हैं गुड्स की मार्केट वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, तो दोस्त अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो आपने करना क्या है? देखो, एक तो तुम्हें पहले
जो तुम अनसोल्ड स्टॉक कॉस्ट प्राइस के साथ निकाल रहे हो वो तो निकालो, ठीक है। जो अनसोल्ड स्टॉक कॉस्ट प्राइस के साथ निकाल रहे हो दोस्त, वो तो कैलकुलेट करो, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। फिर आप कंप्यूट करोगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कैलकुलेट करोगे बच्चा? आप कैलकुलेट करोगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू साथ पे, ठीक है। मतलब आपका फंडा क्या रहेगा, जब क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन होगा तो आप क्या करोगे, आप कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक को पहले अलग से कैलकुलेट करोगे, जैसे आप कर रहे हो, पिछला मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। साथ ही साथ आप उसके साथ एनआरवी, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कैलकुलेट करोगे। फिर जो दोनों में से लेसर आता है उसको आपने आंसर लेना होता है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का बच्चा रूल होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है। इसके अंदर आप जब इंटर पे जाएंगे तो यू विल बी ऑल्सो स्टडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो जब आप इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो बच्चा, तो उसमें याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंगली वी हैव अ रूल that unsold stock or closing stock is valued at cost price or NRV, that is net realizable value, whichever is less. Now the question arises कि sir what is cost price and what is NRV? See, cost price is, इसके नीचे लिख लो same as above, जो हमने अभी ऊपर सीखा वो cost price ही होता है कैलकुलेट करना। जो फॉर्मूला हमने भी ऊपर सीखा, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, दैट इज जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मूला सेम। बट व्हाट इज एनआरवी? सो एनआरवी क्या होता है? तो लेट्स से एनआरवी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जो भी आता है इसमें से कमीशन ऑन सेल्स आप लेस कर लेते हो एंड वी गेट इज एनआरवी, ठीक है। नाउ कमीशन ऑन सेल्स, दैट मींस कमीशन इसी वैल्यू पे, मैं यहां पर एरो लगा रहा हूं, कमीशन इसी वैल्यू पे, याद रखना कमीशन इसी वैल्यू पे, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू फॉर द वन लास्ट टाइम गाइस, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट आती है उसको अपना आंसर लेते हैं। तो जब क्वेश्चन में दोस्त आपके पास मार्केट प्राइस होगा तो आपको एक पंगा बढ़ेगा। पंगा क्या रहेगा भाई, आपको एनआरवी भी निकालना पड़ेगा, आपको एनआरवी निकाल कर फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके बाद यू विल चेक आउट द आंसर। सो जस्ट एक मार्केट प्राइस क्वेश्चन में देने से आपको प्रॉब्लम आएगा। अभी बच्चा सोचेगा सर कैसे? देखो दोस्त, इसको हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा इस चीज को, कि हम लोग इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, मिस्टर एक्स कंसाइंड 100 radios costing 1000 each to Y। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चा, 100 रेडियोस कॉस्टिंग 1000 each to Y। X incurred freight 1000, इंश्योरेंस 400, कैरेज 500, वाई पेड कस्टम ड्यूटी 2000, डॉग ड्यूस 500 एंड गोडाउन रेंट 500।
सेल्समैन सैलरी 500, then we say at the end 25 radios remain unsold. अभी सुनिएगा बच्चा, 25 रेडियो अनसोल्ड, चलो ठीक है, यहां तक तो दोस्त क्वेश्चन है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, यहां तक तो क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा। अब आ गया पंगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच रेडियो इज ₹1100। ये लो जी, क्वेश्चन में ट्विस्ट, ठीक है। फिर आपको लिखा है कमीशन टू वाई was at the rate of 10%. Compute the value of unsold stock. अब the question arises दोस्त कि unsold stock का हमारा आंसर क्या होगा। We have to compute the value of unsold stock. चलिए भाई, अब सबसे पहले अनसोल्ड स्टॉक का आंसर हमारा क्या होगा, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चा। एक्स ने कंसाइन करे 100 रेडियो सेट्स, ठीक है जी, तो वो बेटा 100 रेडियोस कंसाइन करे हैं, वाई कंसाइनी है, एक्स कंसाइनर है, एक्स ने खर्चे करे। तो आपको पता ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये सारे खर्चे आपके नॉन रेकरिंग है, क्योंकि कंसाइनर जो खर्चे करता है वो जनरली सारे खर्चे नॉन रेकरिंग ही होते हैं। आपको पता है बेटा, कंसाइनर जो खर्चे करता है वो जनरली सारे खर्चे नॉन रेकरिंग ही होते हैं। ओके, अब कंसाइनी ने खर्चे करे, बी केयरफुल गाइस, कंसाइनी ने खर्चे करे, जैसे वाई ने पे करा कस्टम ड्यूटी, चलो कस्टम ड्यूटी को मार्क करो, ये क्या है, नॉन रेकरिंग। डॉग ड्यूस को मार्क करो, ये क्या है, नॉन रेकरिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, आपको याद होगा, अनलोडिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, डॉग ड्यूज बाय कंसाइनी आर नॉन रेकरिंग। डेफिनेशंस थोड़ी सी पढ़ेंगे। गोडाउन रेंट रेकरिंग है, सेलमैन सैलरी रेकरिंग है। वी विल नॉट कंसिडर दिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। नाउ अपने को 25 रेडियो अनसोल्ड दिया हुआ, तो भाई अनसोल्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, अनसोल्ड क्वांटिटी गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच रेडियो इज 1100। लो जी, ये आ गया पंगा, यही है बच्चा हमारा पंगा, मार्केट वैल्यू आपके पास आ गया 1100, क्वेश्चन में ट्विस्ट। तो अब मुझे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चा, तो याद रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व करोगे, एक होगा कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पहले आपने अनसोल्ड गुड्स की कॉस्ट प्राइस आपने देखनी है 25 एट द रेट ऑफ 1000, दिस वर्क्स आउट टू बी 25,000, ठीक है। 25 एट द रेट ऑफ 1000, दिस वर्क्स आउट टू बी 25,000। अब इसमें आपको ये पता लग गया कि कॉस्ट प्राइस इज 1000 के हिसाब से, बट अगर आप बात करोगे एक्स इनकर्ड 1400 एंड 500, दैट वर्क्स आउट टू बी 1900। सर 1900, यस मेरे भाई 1900 हमारे पास आता है। तो बच्चे जरा फोकस करके देख लें, 1900 मेरे पास आ जाता है इंटू 25 अनसोल्ड ओवर टोटल क्वांटिटी सेंड इज 100। सो दोस्त याद रखना, 25 अनसोल्ड ओवर टोटल क्वांटिटी सेंड इज 100। सो ये मेरे पास आता है 475, ठीक है। देन कंसाइनी के खर्चे देखो, अब कंसाइनी के बेटा मार्क करो 2000, कंसाइनी के मार्क करो 2000 प्लस 500, 2000 प्लस 500, सो दैट वर्क्स आउट टू बी 2500 इंटू 25/100। सेम तरीके से सो कंसाइनी के मेरे पास खर्चे आ गए, दैट वर्क्स आउट टू बी 625। अब यहां पर हम लोग अनसोल्ड स्टॉक देखेंगे 26,100। सो 26,100 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज 26,100, बट द क्वेश्चन इज नॉट स्टॉपिंग आउट हियर।
वी हैव टू मूव ऑन टू एनआरवी गाइस, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसमें क्या करना है, आपने देखना है मार्केट प्राइस ऑफ 25 गुड्स एट द रेट ऑफ 1100 के हिसाब से मार्केट प्राइस आता है 27,500। इसमें से आपको बोलता है कमीशन। अब कमीशन कितनी है, 10%। सो 10% ऑफ 27,500 इज 2750। ये आ गई, कमीशन लेस कर दिया, द बैलेंस इज 24750। ये हमारी कमीशन लेस हो गई। अब मेरे बच्चा आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज द लेसर ऑफ द टू, सो आंसर इज 24750। द लेसर ऑफ द टू इज द आंसर। सो बच्चा ये बात याद रखिएगा, द लेसर ऑफ द टू इज द आंसर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, राइट। सो बच्चे इस चीज को याद रखिएगा, तभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया विच इज अ वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चा यही पॉइंट हमें तंग करता है ज्यादातर क्वेश्चंस में, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन। तो हम एक काम करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या करा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगा। आज के लेक्चर में हमने क्या करा दोस्त, हमारा जो लेक्चर 3 था हमने उसमें शुरू करा फंडास ऑफ कंसाइनमेंट। फंडास ऑफ कंसाइनमेंट में हमने 3 बातें करनी है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जिसको हम स्टॉक इन कंसाइनमेंट कहते हैं, और बाकी 2 बातें हमने अभी अगले लेक्चर्स में करनी है, राइट। सो हमारे पास जो स्टॉक इन कंसाइनमेंट है, जिसको हम वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं, वो क्या था? सपोज 1000 यूनिट्स ए ने मिस्टर बी को भिजवाए, ठीक है, मिस्टर बी के पास 800 मान लो उसने सेल कर दिए, 200 अनसोल्ड रह गए, उस 200 की वैल्यू निकालना हमारा आज का मुद्दा है। इसकी वैल्यूएशन हम लोग कॉस्ट प्राइस के बेस पे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। याद रखिएगा, ओनली नॉन रेकरिंग, राइट। एंड व्हाट इज प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट इज क्वांटिटी अनसोल्ड ओवर टोटल क्वांटिटी सेंट, ओके। फिर हम लोगों ने इसमें एक और पंगा समझना है, विच इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या था बच्चा? जब क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन होगी तो आपको पहले एनआरवी निकालना पड़ेगा। एनआरवी का फुल फॉर्म नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट प्राइस तो निकालोगे ही, एनआरवी साथ में निकालना पड़ेगा। फिर जो दोनों में से लेसर आएगा उसको आंसर मानोगे। एनआरवी को हम कैसे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक माइनस कमीशन। कमीशन इसी अमाउंट पे कैलकुलेट होती है, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने करा, हमने मार्केट प्राइस निकाला 25 अनसोल्ड यूनिट्स पे, और मैंने इसी पे 10% कमीशन कैलकुलेट कर ली। बैलेंस आता है 24750। द बैलेंस वर्क्स आउट टू बी 24750, और वो मेरे पास एनआरवी आती है। और बच्चा एनआरवी और सीपी नॉर्मल तरीके से निकालना है, वही हमने प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग खर्चे लिए कंसाइनर के और कंसाइनी के, और जो दोनों में से लेसर आता है वो हमारा आंसर होता है, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर बच्चा। अगर फिर भी मान लो इस पर्टिकुलर लेक्चर में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, यू हैव माई नंबर इज फ्लैशिंग, नीचे आप देखोगे, नीचे मेरा नंबर्स वगैरह सारे आ रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और यू कैन कॉल मी, राइट। चलिए, दिस वाज लेक्चर 3 फॉर यू गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।